Hello students. Welcome to the sleep solution of RDBMS for first year of BCS. Okay. So I have already created the videos for BCA. So now I'm going to start for BCS. Okay, so this is the first sleep that you are seeing in front of you. Okay, so this is the first sleep. In that you can see there are database given. Okay, and there is only attributes given. Okay, there are only the attributes given, and you have to create the database according to those attribute names in the table. Okay, two tables they have suggested, but if any extra table is required, then we will definitely do it, right? सो देखो अभी यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें ये स्लीप नंबर एक तो आपका फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेम जो डेटाबेस है, ठीक है, ये आपका जो स्लीप नंबर 10 है उसमें सेम डेटाबेस है, लेकिन क्वेश्चंस अलग है। तो आप इसमें स्लीप्स में क्या देखोगे कि कुछ डेटाबेस दिया रहेगा और उसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है, और पीएल पीजी एसक्यूएल पोस्टग्रे एसक्यूएल में आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। So function, procedure, triggers, cursor, whatever they ask, you have to solve it, right? So सबसे पहले आपको देखना पड़ता है डेटाबेस, ठीक है, उसमें आपको उसको 3NF में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसमें आपको देखना पड़ता है कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइज्ड आपको उसे करना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करने के बाद आपको फिर डेटाबेस क्रिएट करके आपको ये जो 3 क्वेश्चंस दिए हर स्लिप में उसको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो अभी हम डेटाबेस देखेंगे, स्लिप नंबर 1 और 10 का सेम है, ठीक ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस अलग है, राइट। तो अभी हम पहले सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो क्या है कि स्टूडेंट टेबल दिया है, उसमें रोल नंबर, इंटीजर, उसका डेटा टाइप, नेम, एड्रेस, ये 3 चीजें हैं स्टूडेंट टेबल में, और क्लास भी है, 4 चीजें हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टेबल में क्या बोला है उन्होंने कि सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम, ठीक है। और स्टूडेंट सब्जेक्ट आर रिलेटेड टू मेनी रिलेशनशिप। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जब आती है तब आपको मैक्सिमम टाइम आपको एक सेपरेट टेबल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होती है, राइट। ये 1 to many, many to 1 अगर है तो 2 टेबल से आपका काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन मेनी टू मेनी में फिर क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स हैविंग मेनी सब्जेक्ट्स, तो दोनों को आपको बैलेंस करने के लिए, जो डेटा है उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो आप रोल नंबर, जो दोनों की प्राइमरी कीज रहेगी, स्टूडेंट की है प्राइमरी की रोल नंबर और सब्जेक्ट की प्राइमरी की है एस कोड, ठीक है, ये दोनों को मिला के आप वहां पे एक एक्स्ट्रा टेबल बना सकते हो। और यहाँ पे क्या बोला है आप देख सकते हो हियर, ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप विद एट्रीब्यूट्स, क्या बोला है, एट्रीब्यूट्स मार्क्स स्कोर्ड। तो मार्क्स स्कोर्ड एक एक्स्ट्रा टेबल, एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है, टेबल नहीं कॉलम उन्होंने ऐड करने को बोला है, ठीक है। तो हम जो नया टेबल बनाएंगे उसमें हम ये नया जो एट्रीब्यूट है, मतलब कॉलम, एट्रीब्यूट मतलब क्या, कॉलम, उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, राइट। सो हम उसको यही नाम देंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट, राइट, नए टेबल को, ठीक है। तो ये स्टूडेंट टेबल एज इट इज रहेगा, ये सब्जेक्ट टेबल जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें 2 ही एट्रीब्यूट्स है। अभी ये इसको ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट टेबल में हमको क्या लेना है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और क्लास, ठीक है। अब सब्जेक्ट में हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम, ठीक है। और तीसरा टेबल हम बनाएंगे, उसमें हमको क्या लेना है कि स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर है और सब्जेक्ट टेबल में जो एस कोड एट्रीब्यूट है, दोनों को लेना है और उसके साथ मार्क्स को भी लेना है। तो तीसरे टेबल में क्या क्या कॉलम्स रहेंगे हमारे, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड एंड मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स मैंने जो डेटाबेस था वो अभी बना लिया है, ठीक है। एक्चुअली इसको थोड़ा टाइम लगता है, प्राइमरी की सेट करना, फॉरेन की सेट करना। सो मैंने वीडियो को पॉज करके मैंने इसको बना लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे कोड देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने जो 3 टेबल अभी बात की, वो टेबल्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेबल्स की जरूरत थी, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और तीसरा टेबल, जबकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट और प्राइमरी की इस तरीके से सेट करती है। देखिए कि प्राइमरी की एक सेपरेट कॉमा करके सेपरेट मैंने लिखा है प्राइमरी की और ब्रैकेट में रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर जो एट्रीब्यूट यहाँ पे लिया है वो यहाँ पे इस टेबल में प्राइमरी की काम करेगा। और यहाँ पे मैंने सिंपल जो डेटा चाहिए वो इंसर्ट का कोड लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल सब्जेक्ट सब्जेक्ट टेबल बनाया है। उसमें 3 सब्जेक्ट, उसको मैंने अलग अलग कोड यहाँ पे एस कोड नाम से दिए हैं। ठीक है, राइट। और तीसरा टेबल जो इम्पोर्टेंट टेबल है, जिसमें पहले टेबल का रोल नंबर, दूसरा जो टेबल है सब्जेक्ट उसका एस कोड मतलब सब्जेक्ट कोड, इसका कॉलम, और तीसरा हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एक आपको एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगेगा मार्क्स का। ठीक है, तो मार्क्स का भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो फॉरेन की मुझे लगानी पड़ेगी, ये जो प्राइमरी कीज है दोनों, ऊपर के टेबल में स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर प्राइमरी की है, सब्जेक्ट टेबल में जो एस कोड प्राइमरी की है, दोनों को मैंने फॉरेन की यहाँ पे इस तीसरे टेबल में बनाया है। ठीक है, ताकि मैं इन तीनों टेबल को आपस में रिलेटेड रख सकूं। ये सब्जेक्ट का नाम ही ना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो टेबल आपस में रिलेटेड होंगे तभी डेटा आप इजीली कैप्चर कर सकोगे। ठीक है, तो फॉरेन की यहाँ पे इस तरीके से सेट करते हैं। देखिए कि ये टेबल आप यहाँ पे वीडियो को रिवाइंड करके या फिर पॉज करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरीके से मैंने फॉरेन की इसको लगाई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैंने टर्मिनल में कोड रन करके यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट किया है कि किस तरीके से टेबल हमारे ऑलरेडी मैंने बना लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल उस इसमें मैंने ये डेटा लिया है, रोल नंबर नेम एड्रेस क्लास। सब्जेक्ट टेबल में एस कोड सब्जेक्ट नेम, ये मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। ठीक है, और स्टूडेंट सब्जेक्ट्स टेबल, ये मैंने तीसरा टेबल बनाया है। ठीक है, जो रोल नंबर कॉलम है स्टूडेंट टेबल का इसमें, और एस कोड कॉलम है सब्जेक्ट टेबल का इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये फॉरेन की जो कंसेप्ट है ना, प्राइमरी की फॉरेन की, आप पिछला जो जो सब्जेक्ट था आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आप जरूर सीखे होंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो प्राइमरी की होता है, ये दूसरे टेबल में अगर फॉरेन की बनता है तो वो रिपीट हो सकती है वैल्यू। ठीक है, प्राइमरी की तो आप जानते हो कि वैल्यू यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी है, रिपीट हो नहीं सकती प्राइमरी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन फॉरेन की वैल्यू रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो रिपीट हमें क्यों चाहिए थी प्राइमरी की वैल्यू, क्योंकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, गेटिंग इट। तो हमारे पास रोल नंबर्स भी एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा रोल नंबर को अलग अलग सब्जेक्ट मेनी सब्जेक्ट्स अलॉट हो सकते हैं। ठीक है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे देखो कि रोल नंबर 1 को ये क्वाड्रपल 1 वाला सब्जेक्ट है, रोल नंबर 1 ने ही यहाँ पे 1 1 1 2 सब्जेक्ट लिया है, रोल नंबर 1 ने ही यहाँ पे 1 1 1 3 सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 1 1 रिपीट हो रहा है, 2 2 2 रिपीट है। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी फॉरेन की है, फॉरेन की में डेटा रिपीट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एस कोड में आप देख सकते हो, एस कोड में क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे क्वाड्रुपल 1 है, 1 1 1 2 है, 1 1 1 3 है, फिर से क्वाड्रुपल 1 है, फिर से 1 1 1 2 है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आप ये टेबल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकोगे कि रोल नंबर और एस कोड में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, जो हमें बोला गया था कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर रिपीटेड हो सकते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड्स भी इस कॉलम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस ही हमारा वैसा है कि अलग अलग रोल नंबर से उसको अलग अलग सब्जेक्ट कोड्स वहाँ पे है। ठीक है, फिर से रोल नंबर 2 आया, उसको भी वही सब्जेक्ट कोड्स रहेंगे जो रोल नंबर 1 ने लिए, उसमें से ही, मतलब उसी लिस्ट में से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डेटाबेस इस तरीके से बनाया कि थोड़ा डिफरेंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर जो 3 है उसको 2 ही सब्जेक्ट्स अलॉट किए, रोल नंबर 4 को 2 ही सब्जेक्ट्स अलॉट किए, और रोल नंबर 5 को मैंने 3 सब्जेक्ट्स अलॉट कर दिए। ठीक है, रोल नंबर 1 और 2 को भी मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को अलॉट कर दिया, और सामने उसको उन्होंने मार्क्स का कॉलम बोला था तो मैंने मार्क्स वहाँ पे मन से वहाँ पे मार्क्स डाल दिए। ठीक है, मार्क्स कॉलम में, ठीक है, रैंडमली मैंने कुछ मार्क्स वहाँ पे डाल दिए डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, राइट। एक बार टर्मिनल में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इन द टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टेबल्स है। ठीक है, ऊपर मैंने ये स्टूडेंट टेबल बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाया है पहले, उसके बाद ये सब्जेक्ट टेबल मैंने बनाया है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ ये देखो, ये दिस इज द सब्जेक्ट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये है स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल, जो जो एक्स्ट्रा टेबल हमने बनाया है, जिसमें फॉरेन कीज रखी है, जिसमें हम मेनी टू मेनी बता पाए कि भाई हाँ रोल नंबर ये रिपीट हम कर पाए, और एस कोड, और हर एक रोल नंबर को अलग अलग सब्जेक्ट कोड हम दे पाए, ठीक है। तो ऐसा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप वाला टेबल हम लोग एक्स्ट्रा टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डेटाबेस। ओके, सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, सो नाउ वी विल लुक एट द क्वेश्चन। ऊपर जाके हम क्वेश्चंस देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आप कि ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल ट्राई टू सॉल्व। राइट ए फंक्शन, फंक्शन बनाना है PLPGSQL में, ठीक है, विच विल एक्सेप्ट द रोल नंबर एंड प्रिंट ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट स्टूडेंट। ओके, तो फंक्शन हमें बनाना है जिसमें हमें वैल्यू क्या देनी है, रोल नंबर, ठीक है। फंक्शन आप जब कॉल करते हो ना, तब आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ती, पास करनी पड़ती है ना उसमें, ठीक है। और उसका काम क्या रहेगा, प्रिंट ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। तो फंक्शन जनरली क्या करता है स्टूडेंट्स की, फंक्शन वैल्यू हमें आउटपुट मतलब कैलकुलेशन करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो वो इंटीजर हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ पे डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट को प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट स्टूडेंट। तो हमें वहां पे एक रो प्रिंट करना है, ठीक है। तो फंक्शन तो रो प्रिंट नहीं कर सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, कोई कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन के अंदर जो हम कर्सर लिखते हैं, वो कर्सर का इसमें यूज हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि प्रिंट ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब वो जो टेबल में जो भी रोल नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उसका एक पूरा रो वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। तो हम टेबल के अंदर यहाँ पे कर्सर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट नाउ, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एफ, कोई भी आप यहाँ पे नाम उसको दे सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल के ऊपर है तो मैंने एफ अंडरस्कोर स्टूडेंट वहां पे उसको नाम दिया, ठीक है। और क्या बोला गया कि वहां पे कि एक्सेप्ट करो, रोल नंबर को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो एक्सेप्ट द रोल नंबर एंड देन, ठीक है, और उसको प्रिंट करो, ठीक है। सो यहाँ पे रोल नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे फंक्शन में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा RN, ठीक है, जो मैं फंक्शन जहां से कॉल करूंगा वहां से उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। और इस RN में स्टोर हो जाएगा। तो फंक्शन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, RN इन, ठीक है, फिर है इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। और रिटर्न हमेशा लिखना ही पड़ता है फंक्शन में, सो रिटर्न्स वॉइड। अब हमें क्या करना है, कर्सर सिर्फ एक रो डिस्प्ले कर देगा, हमें फंक्शन से वहां पे कुछ भेजना नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न आप क्या करो, रिटर्न्स वाइड लिखते हैं इस समय, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करना हो तो रिटर्न्स वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, ठीक है। फिर आपको लिखना होता है एज, ठीक है। और ये PLPGS के लिए, सो यहाँ पे एज के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे आएगा डिक्लेयर, ठीक है। डिक्लेयर में सी कर्सर फॉर सिलेक्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, सी कर्सर फॉर, और कर्सर क्या होगा, कर्सर क्या होता है, कर्सर क्यों यूज करते हैं, कर्सर टेबल का रिकॉर्ड होल्ड कर सकता है। तो चाहे वो एक रो हो, दो रो हो, बहुत सारे रोज हो, ठीक है, पूरा का पूरा टेबल भी वो उसमें वहां पे स्टोर कर सकता है, ठीक है। और फिर कर्सर में अगर वो स्टोर हो सकता है तो कर्सर से हम लूप लगा के एक एक रो को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है कर्सर का, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार, देखो टेबल ही दे रहे हैं हम कर्सर को पूरा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार का मतलब क्या होता है कि टेबल में जितने कॉलम्स है उसका डेटा, ठीक है, ये है स्टार, ठीक है। और आपने वहां पे एक कंडीशन डाल दिया तो एक ही रो हो जाएगा पूरा,
ठीक है, एक ही रो के सभी कॉलम्स हो जाएगी स्टार मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बोला है कि रोल नंबर जो एक्सेप्ट किया है उसके हिसाब से आप दो। तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू RN, ऑब्वियसली जो हम फंक्शन कॉल करेंगे वहां से रोल नंबर भेजने वाले ना, तो क्यूरी में यहाँ पे हमने इक्वल टू RN लिख दिया और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये जो भी रोल नंबर हम भेजेंगे उसका जो रो है पूरा, ठीक है, वो इस कर्सर सी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए हम एक रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, R1 रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमारा फंक्शन का कोड स्टार्ट होगा। ये फंक्शन का जो भी जरूरी चीजें होती है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। सो बिगिन, फिर कर्सर को ओपन करना होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और हर एक प्रोग्राम में, हर एक स्लिप का प्रोग्राम में कर्सर यूज करना है तो उसका एक यूनिक प्रोसेस है, ठीक है। आप 3-4 प्रोग्राम्स अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, 3-4 प्रोग्राम सॉल्व करते ही आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कर्सर को प्रोसीजर वाइज कैसे लिखते हैं, आपको पूरा उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। सो ओपन सी, उसके बाद आप को लिखना होता है डायरेक्टली फेच, ठीक है, क्योंकि एक ही रो है तो यहाँ पे लूप तो लगाना नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फेच कर सकते हो, फेच फर्स्ट फ्रॉम कर्सर। कर्सर में डेटा है, हमें पता है अभी कर्सर में ये क्यूरी हमने लिखी है ना, फॉर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू RN। सो इससे क्या होता है कि हमें पता है कि कर्सर में जो हमारा आउटपुट है वो स्टोर है, सिर्फ अभी काम क्या करना है कि कर्सर का रिकॉर्ड को R1 में लेके आना है और R1 के थ्रू उसको प्रिंट करना है, ठीक है, ये हमारा काम है। सो फेच फर्स्ट, फर्स्ट मतलब क्या कि एक ही रो अगर है, पहला वाला रो, ठीक है, तो कभी भी क्या होता है कर्सर में जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें पॉइंटर हमेशा पहले रो पे रहता है। तो आप जब भी लूप लगाते हैं तो एक एक रो पे वो चेंज होता है, लेकिन इनिशियली वो पहले इसमें रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूप तो लगा नहीं रहे और हमारे पास एक ही है, ठीक है, रो। तो हम यहाँ पे फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो मतलब एक ही रो होगा, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रॉम सी, कर्सर का नाम हमने लिखा, इन टू, अब किस में, फ्रॉम सी तो हमने बताया, लेकिन किस में डालना है उसका डेटा, R1 में, तो हमने लिखा यहाँ पे R1, ठीक है। ये हमने फेच किया। अब हमें R1 के थ्रू उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखो रेज नोटिस, ठीक है। ये आपको कर्सर वगैरह ये आप जो देख रहे हो स्लिप में जो मैं सिखा रहा हूँ, ये अगर आपने जो मैंने प्रैक्टिकल्स लिए हैं BCS के, वो अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो आप पहले वो वीडियोस देखो, वो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। कर्सर फंक्शंस, फंक्शन कैसे लिखते हैं, प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, वो आप अटेंड करो, उसके बाद आप ये देखो तो आपको और इजी होगा, ठीक है। सो रेज नोटिस, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर रोल नंबर। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो ये आपका खुद का मैसेज है, ठीक है। फिर परसेंट लिखना होता है आपको, हाँ। और ये अभी R1 डॉट, R1 में डेटा हमें पता है, ठीक है। तो R1 डॉट रोल नंबर, ये हमारा पहला रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। फिर ये यही लाइन हमें फिर से चाहिए, तो हम फिर से उसको, कितने रिकॉर्ड्स है उसमें, 4 रिकॉर्ड्स है ना, तो 4 रेज नोटिस के लाइंस हमें लगेंगे। तो दूसरा जो है स्टूडेंट का रोल नंबर के बाद स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 डॉट नेम आएगा, ठीक है, राइट। फिर तीसरी जो चीज उसमें है टेबल में क्या है, रोल नंबर है, नेम है, उसके बाद है एड्रेस, ठीक है। तो रोल नंबर, यहाँ पे R1 डॉट क्या आएगा, एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे क्या आएगा कि एड्रेस के बाद क्या है उसका, स्टूडेंट का क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा क्लास, और यहाँ पे आया R1 डॉट क्लास, ठीक है। ये जो पार्ट है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, इसमें आपको परसेंट के पहले आप जो चीज लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होने वाला है, तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से लिख सकते हो, देखो। तो रोल नंबर ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो मैसेज होता है, तो मुझे पूरा लिखना था रोल नंबर, मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। एक्चुअल वेरिएबल ये है यहाँ पे R1 डॉट रोल नंबर, ठीक है, R1 डॉट नेम, R1 डॉट एड्रेस, R1 डॉट क्लास, ठीक है। उसके बाद हमें क्लोज करना है, क्लोज सी, कर्सर को हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा एंड, और जो सिंगल एज के बाद यहाँ पे हमने जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया था उसको भी यहाँ पे क्लोज करना होता है, ठीक है। सो उसके बाद आपको लिखना होता है लैंग्वेज, ये शायद ये पार्ट केस सेंसिटिव है, सो इसको आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखो, लैंग्वेज PL PG SQL, ठीक है।
एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, अभी हम ये जो फंक्शन हमने लिया है इसको पूरा कॉपी करके हम लोग टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, पोस्टग्रेस में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने ब्रैकेट दिया है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स यहाँ पे जरूरी नहीं होते। ठीक है, ये ब्रैकेट्स की जरूरत है ही नहीं इसमें, रेज नोटिस में। ठीक है, तो जहां जहां ब्रैकेट्स है वो हमने निकाल लिया। ठीक है? अब हम फिर से इसको कॉपी करेंगे और टर्मिनल में इसको हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सक्सेसफुली हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया जिसमें कुछ भी एरर हमें नहीं मिला। ठीक है, सो अब हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, और उसमें रोल नंबर भेजेंगे, तो जो रोल नंबर के अगेंस्ट जो रोल नंबर का जो डेटा है उस रोल नंबर का वो सब प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो सिलेक्ट सिलेक्ट के बाद लिखना होता है आपको फंक्शन का नाम एफ स्टूडेंट, यही नाम दिया ना हमने ऊपर। हाँ ठीक है, स्टूडेंट, और रोल नंबर 1 2 3 4 5, तो कोई भी आप यहाँ पे रोल नंबर दे दो। तो मैंने दिया यहाँ पे रोल नंबर 2 सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आपको मिला है पूरा डेटा उसका। ठीक है, रोल नंबर 2, ठीक है, नेम नयन, एड्रेस चिंचवड, क्लास FYBC। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिसका हमें आउटपुट भी मिला है। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट ए फंक्शन यूजिंग कर्सर। ठीक है, अब पहला भी हमने कर्सर यूज किया, ये भी वही है एक्चुअली। राइट ए फंक्शन यूजिंग कर्सर विच विल एक्सेप्ट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हमें क्या पहले फंक्शन पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रोल नंबर एक्सेप्ट किया था फंक्शन में। कौन से टेबल का, स्टूडेंट टेबल का। अब इसमें हमें सब्जेक्ट टेबल का जो नेम है, सब्जेक्ट टेबल में दो कॉलम है आपको पता है कौन से कॉलम्स है, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम फंक्शन में प्रोवाइड करना है। ठीक है, और प्रिंट द रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो रोल नंबर नेम, ठीक है, ये हमें स्टूडेंट टेबल में मिलेंगे, और मार्क्स जो हमने तीसरा टेबल बनाया है इसमें मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट वेट, क्या बोला है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये जो सब्जेक्ट नेम है ना, ये मान लो हमने DS सिलेक्ट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन में भेजा DS, तो फंक्शन क्या करेगा, मतलब हमें कोड कैसा लिखना है उसमें कि ये S कोड जो है क्वाड्रुपल 1 1 1 1 1, ये सिलेक्ट होगा क्योंकि ये DS का कोड है। ठीक है, तो इससे हम क्या है, हम मतलब उन्होंने क्या बोला है कि जो फंक्शन है, सॉरी जो सब्जेक्ट नेम है, वो कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है, उस सब्जेक्ट के मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि DS का सब्जेक्ट कोड क्या है, 1 1 1 1। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 1 1 1 1 कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, रोल नंबर 1 में भी है, रोल नंबर 2 में भी है, ठीक है, रोल नंबर 3 में भी है, रोल नंबर 4 में भी है, रोल नंबर 5 में भी। तो 1 1 1 1 लगभग सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि CPP सब्जेक्ट की, तो कौन सा है, 1 1 1 3। ओके, आया समझ में। तो 1 1 3 सब्जेक्ट्स कौन पढ़ रहा है, रोल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 2। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर 3 नहीं पढ़ रहा है और डायरेक्टली 5 पढ़ रहा है। तो रोल नंबर 1 2 और 5, ये 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इनका क्या चाहिए, इनका क्या क्या रिकॉर्ड मांगा है, उनका रोल नंबर तो जो है ही यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3, उसके साथ साथ उनका नाम मांगा है, तो वो नाम हमें इस टेबल से मिलेगा। ठीक है, नाम है 1 आकाश, 2 नयन और 5 मंथन। ये तीनों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट CPP। ठीक है, इस टेबल से हमें वो पता चला, और इसी टेबल में हम उसके मार्क्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमें 45 चाहिए इसमें से, इस टेबल में से। फिर यहाँ से हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें ये 40 चाहिए रोल नंबर 2 के लिए।
और रोल नंबर 5 के लिए हमें चाहिए 45। ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन क्या है उनका। ठीक है, सो अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि हमें फंक्शन में क्यूरी का ही यूज करना है ना। कर्सर में हम वो जो क्यूरी देंगे वही आंसर रहेगा। कर्सर क्या करेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करने का ही काम करेगा सिर्फ। ठीक है, तो एक्चुअल मेन यूज यहाँ पे क्यूरी का ही है। तो डेटाबेस हमारे पास टेबल है, तो क्यूरी हम पहले जो क्यूरी कर्सर को असाइन करने वाले हैं वो पहले हम टर्मिनल में वहां पे ट्राई करेंगे कि उससे हमें रिकॉर्ड मिलता है कि नहीं। और फिर जाके हम क्या करेंगे, उसको कर्सर में ऐड करेंगे। फिर जाके हम फंक्शन ऐसा बनाएंगे कि भाई उसके बाद फंक्शन आंसर देगा। ठीक है, आपको क्यूरी से आंसर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे एक क्यूरी लिखी है। ठीक है, सो ये क्यूरी में हम लोग पहले इस क्यूरी को रन करके देखते हैं। ठीक है, और अगर ये क्यूरी रन होती है तो ये क्यूरी को हम फंक्शन में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कर्सर को असाइन कर सकते हैं फंक्शन। लेकिन पहले हमें चेक करना होगा कि क्यूरी इज रनिंग और नॉट। सो कंट्रोल सी and in the postgres, okay, so it's working and it's returning the values that we want। हमें जो वैल्यूज चाहिए थे, जो डेटा चाहिए था, वो इस क्यूरी से मिल रहा है। ठीक है, तो क्यूरी भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्यूरी में क्या किया है। ओके, सो फर्स्ट पहले हम देखते हैं कि क्या डेटा हमें चाहिए था। कि मान लो सब्जेक्ट नेम जो सीपीपी था, ठीक है, उसका सब्जेक्ट कोड है 1113। ठीक है, तो रोल नंबर, नेम और वो जो सब्जेक्ट है उस स्टूडेंट का, उसके मार्क्स वो चाहिए। तो वो बराबर वो उसी सब्जेक्ट के मार्क्स मिले। ठीक है, सो 1 आकाश और उसको सीपीपी में मिले 45 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। 2 नयन उसको मिले हैं 40 मार्क्स। 5 मंथन उसको मिले हैं उसमें 45 मार्क्स। और जो ये तीनों स्टूडेंट्स, वन रोल नंबर 1 2 एंड 5, इन्होंने ही वो सब्जेक्ट लिया है सीपीपी, उसका जिसका कोड है 1113। ठीक है, एक बार डेटाबेस में हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, हमें क्या चाहिए था, सीपीपी सब्जेक्ट के मार्क्स, और वो मार्क्स किसके चाहिए थे, रोल नंबर और उसके साथ नेम, ये डेटा भी चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 1113 है उसका कोड। ठीक है, ये कोड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जिस टेबल में रोल नंबर और मार्क्स है, जिस टेबल में रोल नंबर और मार्क्स है उसमें एस कोड है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसका सीपीपी का एस कोड चाहिए। तो 1113 हमें मिला और इसमें हमने 1113 रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे 1113 है सो प्रिंट 145। ठीक है, यहाँ पे 1113 है सो प्रिंट 240। यहाँ पे 1113 है सो प्रिंट 5 एंड 45। ठीक है, ये डेटा तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमें नाम भी चाहिए। तो जो नाम प्रेजेंट है दूसरे टेबल में यहाँ पे, ठीक है, 1 आकाश, 2 नयन और 5 मंथन। गेटिंग इट। तो ये हमें इसीलिए क्यूरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्यूरी देखते हैं। मैं इसको थोड़ा डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इस क्यूरी को थोड़ा सा आपको समझने के लिए, वेयर, ओके, ओके, हाँ, तो इसको मैंने क्यूरी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आपको समझने के लिए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या किया मैंने, सिलेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, इसमें क्या किया है कि सिलेक्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट रोल नंबर एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, नेम को बाद में देखते हैं। ठीक है, नेम को भी हमने इसमें डाल दिया क्योंकि हमें 3 कॉलम चाहिए थे नाम की। ठीक है, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट रोल नंबर, स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स एंड स्टूडेंट नेम, ये हमें चाहिए। इसका ये फर्स्ट लाइन का ये मीनिंग हुआ है। ठीक है, फ्रॉम किस में,
अभी इसमें दो टेबल नेम क्यों दिए मैंने, फ्रॉम, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और स्टूडेंट, दो टेबल के नाम क्यों दिए, क्योंकि ये जो है रोल नंबर ये स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल में है, रोल नंबर स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल में है, और जो स्टूडेंट नेम है, जो नेम है वो स्टूडेंट टेबल में। तो दो टेबल का डेटा हम कैच कर रहे हैं, इसीलिए हमने दो टेबल का नाम यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी वेयर, अब ये सब हमें सब डेटा तो नहीं चाहिए ना, तीनों टेबल का, हमें कुछ कंडीशंस है कि जो सीपीपी सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कोड देखो, और उसके सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट कोड टेबल में रोल नंबर और मार्क्स है वही डेटा हमें चाहिए। ठीक है, सो कंडीशन हमने दे दी कि वेयर एस कोड इन, हमें उस 1113 से मतलब है ना जो सीपीपी का कोड है। सो उसको कैसे फाइंड करें कि वेयर एस कोड इन। ठीक है, अब इन का मतलब होता है इज यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आपको इन लिखना पड़ता है। ठीक है, सिंटैक्स में। सो इन सिलेक्ट एस कोड, अब ये सिलेक्ट एस कोड किया मतलब ये जो एस कोड सिलेक्ट होने वाला है यहाँ पे जो इस क्यूरी का आंसर होगा ये इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, राइट, वेयर एस कोड इक्वल टू ये एस कोड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस कोड क्या होना चाहिए, ये जो एस कोड है वेयर एस कोड ये 1113 होना चाहिए ना, तो ये एस कोड क्या होना चाहिए, ये हमें इससे मिलेगा आंसर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सिलेक्ट एस कोड फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर सब्जेक्ट नेम इक्वल टू सीपीपी, कितना सिंपल है देखो, सिलेक्ट एस कोड फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर सब्जेक्ट नेम इक्वल टू सीपीपी, इससे क्या मिल जाएगा 1113 यहाँ में आ जाएगा, और 1113 इस एस कोड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 1113 के लिए सब्जेक्ट कोड क्या क्या यहाँ पे सिलेक्ट होगा, रोल नंबर और मार्क्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेबल में 1113 के लिए ही रोल नंबर मार्क्स सिलेक्ट होंगे, तो 145 सिलेक्ट होगा यहाँ पे, 1113 240 सिलेक्ट होगा यहाँ पे, 1113 545 सिलेक्ट होगा। आ रहा है समझ में। सो और एक चीज हमें चाहिए थी। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल क्यूरी ना अभी तक जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, राइट, लेकिन यहाँ पे और एक चीज हमें चाहिए थी कि स्टूडेंट का नेम चाहिए। ठीक है, तो नाम अगर आपने यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक क्यूरी खत्म कर दिया आपने, तो वो नाम हर एक सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि आपने कंडीशन किसको दी है, आपने सिर्फ स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल को कंडीशन दी है यहाँ पे, क्योंकि एस कोड किसमें है, स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल में है, तो उसको सिर्फ कंडीशन अप्लाई हुई है 1113 वाली। ठीक है, लेकिन नेम को नहीं हुए, तो ये अपने यहाँ पे एंड से पहले क्यूरी खत्म कर दी, तो वो सभी नाम ले लेगा स्टूडेंट टेबल में से, जबकि हमें नाम किसके चाहिए, जिसने वो सीपीपी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसके। तो इसीलिए स्टूडेंट नेम को भी यहाँ पे ऐड करके आपको लिखना पड़ेगा कि स्टूडेंट नेम इन, जैसे आपने एस कोड इन लिखा था ना वैसे स्टूडेंट नेम इन। ठीक है, कौन से स्टूडेंट नेम चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्यूरी दी है। ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट सब्जेक्ट रोल नंबर, स्टूडेंट सब्जेक्ट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट का जो रोल नंबर है जो सिलेक्ट हुआ है ऊपर अभी क्यूरी में, कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ये 1113 के लिए ये 2 सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, 1113 के लिए ये 1 सिलेक्ट हुआ है, और 1113 के लिए 5 सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और 5 सिलेक्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर ही 1 to 5 सिलेक्ट होगा, और स्टूडेंट डॉट रोल नंबर 1 to 5 सिलेक्ट होगा, तो नाम भी सिर्फ 1 2 और 5 रोल नंबर का ही सिलेक्ट हो जाएगा, और स्टूडेंट नेम में वही सिलेक्ट होगा। इसीलिए आप ये क्यूरी अगर रन करते हो तो आपको ये टेबल बराबर से मिलता है। ठीक है, तो ऐसी क्यूरी लिखनी पड़ती तो लेकिन हमारा अभी ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें लिखना है फंक्शन, हमें क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है, सिर्फ क्यूरी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्रिएट क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एफ, अब इस फंक्शन को नाम क्या देंगे, एफ, क्या क्या नाम चाहिए, क्या 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 डेटा चाहिए था हमें, नेम और मार्क्स ना, नेम मार्क्स। ठीक है, चलो ये नाम हम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था कि राइट ए फंक्शन यूजिंग कर्सर विच विल एक्सेप्ट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे सीपीपी जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, तो मैं सब्जेक्ट अंडरस्कोर एन लिखता हूँ उसको। ठीक है,
और यहाँ पे उस टेबल का डेटा, टेबल में जो सब्जेक्ट का नाम है उसका डेटा टाइप हमें चाहिए। तो अभी टेबल में जाके देखने की बजाय हम क्या करेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं, टेबल का नाम सब्जेक्ट है। ठीक है, सो सब्जेक्ट डॉट उस सब्जेक्ट नाम, जो उसका कॉलम का नाम क्या है, सब नेम। ठीक है, और परसेंट टाइप। ठीक है, तो सब्जेक्ट टेबल में जो सब अंडरस्कोर नेम ये कॉलम है, उसका परसेंट टाइप मतलब उसका डेटा टाइप इस, ये जो सब अंडरस्कोर है इसको स्टोर हो जाएगा। और जबकि आप ये फंक्शन के ब्रैकेट्स में लिख रहे हो तो यहाँ पे इन करके आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जबकि आप टेबल मतलब एक रिकॉर्ड आप डिस्प्ले करने वाले हो, कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करने वाले हो, इसीलिए यहाँ पे आएगा रिटर्न्स वॉइड। ठीक है, और एज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में हम कर्सर को यहाँ पे कर्सर को डिक्लेयर करेंगे। सो सी कर्सर फॉर, अभी वो क्यूरी इसमें आ जाएगी। ठीक, जो क्यूरी हमने दी है वो इसमें पूरी आ जाएगी। ठीक, अभी मैं इस क्यूरी को यूनाइट कर लेता हूँ। ठीक, ठीक है, ये अभी कर्सर, ये क्यूरी का जो भी आउटपुट होगा वो कर्सर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और R1 ये रिकॉर्ड वेरिएबल हम लेंगे जैसे लास्ट एग्जांपल में लिया था। ठीक है, फिर ये होगा बिगिन। हाँ, बिगिन में अभी क्या करेंगे हम लोग कि ओपन करेंगे कर्सर को, ओपन सी। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे आएगा इज ओपन सी इफ सी परसेंट इज ओपन देन। ओके, इफ सी परसेंट इज ओपन देन यहाँ पे लूप लगाओ, लूप में फेच सी इंटू R1। ओके, तो सी में जो भी डेटा है वो R1 में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ एग्जिट वेन, ये लूप कब एग्जिट होगा, जब कर्सर में जो डेटा मिलेगा ही नहीं, कर्सर में डेटा रहेगा ही नहीं, तो सी परसेंट नॉट फाउंड। ठीक है, सेमीकोलन, ये जब होगा तब ये लूप छूट जाएगा। ठीक है, नाउ अभी अगर फाउंड हो रहा है तो क्या, इफ सी परसेंट फाउंड। ठीक है, देन अगर फाउंड होते ही जा रहा है देन रेज सी परसेंट रेज नोटिस। ओके, रेज नोटिस 2 times single inverted comma roll number equal to percent comma R1 dot roll number। ओके, R1 dot roll number सेमीकोलन। अब ये 3 रिकॉर्ड्स हमें चाहिए ना, तो यहाँ पे इसको हमें 3 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे रोल नंबर के बाद दूसरा कॉलम क्या था आपका, मार्क्स। मार्क्स नहीं था, नेम था। ठीक है, नेम परसेंट R1 डॉट R1 डॉट नेम, और तीसरा जो है वो है मार्क्स का। ठीक है, थर्ड वन इज फॉर मार्क्स, सो R1 डॉट यहाँ पे आएगा मार्क्स। ओके, तो ये तीनों रिकॉर्ड्स हमने ठीक है। सो जो इफ लिखा था ऊपर उसको एंड करो। ठीक है, और जो लूप था उसको भी यहाँ पे एंड करो। ठीक है, और जो लूप स्टार्ट किया था उसके ऊपर भी हमने एक इफ लिया था, उसको भी अभी एंड करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी क्लोज सी, कर्सर जो ओपन किया था उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, और जो फंक्शन है वो अभी हमारा यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, राइट। सो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। ओके, सो अभी इस फंक्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड नाउ वी विल पेस्ट इट हियर। ओके,
तो जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे क्रिएट फंक्शन लिख के आया है, ठीक है। सो फंक्शन हमारा प्रॉपरली यहाँ पे इंसर्ट हुआ है इसमें पोस्टग्रेस में। तो अभी हम इसको कॉल करके देखेंगे, ठीक है। सो सिलेक्ट, फंक्शन का नाम क्या था, एफ नेम मार्क्स, राइट, एफ नेम मार्क्स, और इसमें हमें वैल्यू भेजना है सीपीपी, ओके। ठीक है, द एरर इज हियर, C% इज ओपन, ठीक है। ये ओरेकल में तो रन होता है, यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, एक जस्ट 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आ रहा था, तो मैंने क्या किया है, जो ओरेकल में मैं करता हूँ, ओरेकल सॉफ्टवेयर में जो इफ C% फाउंड, इफ C% नॉट फाउंड, ये वहां पे करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एरर दिखा रहा था PLPGSQL पोस्टग्रेसक्यूएल में, तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है। और लूप तो है ही हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे परसेंट नॉट फाउंड, C% नॉट फाउंड ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। सो एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज कर लेगा PLPJSQL का कंपाइलर की हाँ नॉट फाउंड लिखा है, मतलब ये कर्सर के बारे में ही लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर एंड लूप होगा, ये तीनों इंस्ट्रक्शंस रन होने के बाद, ठीक है। तो पहला रो पहले पहले मतलब पहली बार जो लूप रन होगा उसमें ये इन चीजों को, पहला जो कर्सर का रो होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। कर्सर में नंबर ऑफ रोज आए होंगे ना क्यूरी की तरफ से, अब इस एग्जांपल में 3 रोज आए होंगे, हमें पता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले लूप जब रन होगा तब पहला वाला रो प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, लेकिन उसको फाउंड तो हो रहा है, दूसरा रोज भी है अभी, दूसरा तीसरा रो भी है, ठीक है। तो जब तक फाउंड करेगा तब तक ये कर्सर, ये लूप जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। और ये लूप जब सेकंड टाइम चलेगा तब वो अपने आप कर्सर सेकंड लाइन पे आता है, ठीक है, राइट। मतलब सेकंड वाला रो प्रिंट होगा। फिर एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, तो एग्जिट नहीं होगा क्योंकि फाउंड है, मतलब अभी और एक रो बचा है कर्सर में, ठीक है। तो वो फिर से लूप को रन करेगा, अब कर्सर का पॉइंटर तीसरे रो पे होगा ऑब्वियसली, मतलब लूप बाय लूप कर्सर का पॉइंटर आगे आगे बढ़ता है, ठीक है, अगले अगले रो पे वो जाता है। तो ये यहाँ पे अभी तीसरा रोज प्रिंट कर देगा, ठीक है। अभी हमें पता है तीन ही रो है। अब ये एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, ठीक है, अब इसको नॉट फाउंड है, मतलब अगला रो है ही नहीं वहां पे, 3 रो हो गए प्रिंट। तो फिर ये लूप को एग्जिट करेगा, और जैसे लूप एग्जिट होगा ये कर्सर क्लोज हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना होता है, जो एज के बाद यहाँ पे आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया उसको क्लोज किया, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में लैंग्वेज PLPGSQL सेमीकोलन, ठीक है। और ये चीज आप जब भी रन करोगे, अभी प्रॉपरली आपका प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने ऑलरेडी रन करके रखा है, फिर से फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन फिर से एक बार हम, जबकि हमें क्रिएट और रिप्लेस ही लिखा है ना, वहाँ पे रिप्लेस ही लिखा है, तो वहाँ पे फिर से वही फंक्शन हम क्रिएट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट फंक्शन को रन करते, सिलेक्ट फंक्शन का नाम क्या है, एफ नेम मार्क्स, और इसमें हमें देना है सब्जेक्ट CPP, ओके, एंटर, ठीक है। देखो ये फंक्शन अभी रन हो गया, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो अभी मिला। रोल नंबर 1 आकाश, उस सब्जेक्ट के मार्क्स है 45, ठीक है। रोल नंबर 2 नयन, उस सब्जेक्ट के मार्क्स है, मतलब CPP के उसको मार्क्स है 40। रोल नंबर 5 मंथन, और उसको उस सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हैं CPP में 45, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उस टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे मिला है, ठीक है। So now we will copy our output in that file. ओके, अभी तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए इसमें। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज राइट ए ट्रिगर व्हिच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इंसर्शन इज मेड इन द स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल, ठीक है। ये बिल्कुल सबसे सिंपल होता है स्लिप में, ध्यान से सुनो आप लोग, कि सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट हर बार एक ही होगा, थोड़ा बहुत सिर्फ
जो वेरिएबल बोला होगा उसमें चेंज होगा। अभी यहाँ पे क्या वेरिएबल बोला है, स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल, टेबल चेंज होगा। और क्या बोला है यहाँ पे, इफ मार्क्स स्कोर्ड, मतलब ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स यहाँ पे वेरिएबल, ये हर बार चेंज होगा, बाकी पूरा कोड इस ट्रिगर का सेम ही रहता है। ठीक है, आप देखोगे आगे आगे जैसे स्लिप हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिगर हमें क्रिएट करना है, तो PLPG में उसके लिए भी फंक्शन ही लिखना पड़ता है। ये फंक्शन में ही क्रिएट होती है हर चीज, कर्सर भी फंक्शन में होता है, ट्रिगर भी फंक्शन में होता है। ठीक है, तो फंक्शन के थ्रू ये सारी चीजें होती है। सो क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन का कोई भी नाम हमें देना है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एफ, जो ट्रिगर के लिए कर रहे हैं तो हम ft लिखेंगे, और मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो हम ft मार्क्स ऐसे फंक्शन को नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिगर को रन होना है तो फंक्शन के अंदर हमें ट्रिगर डालना है, ये फंक्शन के अंदर ही ट्रिगर रन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन में कुछ पैरामीटर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न्स ट्रिगर, ये ट्रिगर को रिटर्न करेगा। ठीक है, इट रिटर्न्स दी ट्रिगर एज, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद डिक्लेयर। ठीक है, अब डिक्लेयर में क्या आएगा, डिक्लेयर में यहाँ पे कुछ मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत है, डायरेक्टली हम बिगिन में स्टार्ट करेंगे। बिगिन इफ न्यू डॉट, अभी ये न्यू डॉट का मतलब क्या है, हमें ट्रिगर का मतलब क्या है कि, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब भी आप कोई इंसर्शन ऑपरेशन करोगे उस टेबल के ऊपर, कौन सा, वो बड़ा वाला टेबल है ना जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, मार्क्स है, और सब्जेक्ट का कोड है, मतलब स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल, उसमें कोई भी अगर इंसर्शन ऑपरेशन करेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो जो भी नया वैल्यू होगा, अभी न्यू डॉट हमें क्या लिखना है, मार्क्स के बारे में लिखना है ना, सो मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स में इंसर्ट क्यूरी लिखने के बाद मार्क्स, जो भी आपका नया रो आएगा उसमें जो भी मार्क्स का न्यू वैल्यू होगा, इसका ये मीनिंग है न्यू डॉट मार्क्स का, कि इंसर्शन के बाद, इंसर्शन क्यूरी जब रन हो रही है, ठीक है, और उसने अभी तक पूरा काम किया नहीं, लेकिन इंसर्शन क्यूरी में उस मार्क्स के लिए क्या वैल्यू है, वो न्यू डॉट मार्क्स से हमें पता चलता है। ठीक है, सो न्यू डॉट मार्क्स, और यही बोला ना कि मार्क्स अगर 0 से लेस देन है तो ट्रिगर को शो करो, सो हम उससे ट्रिगर को शो करेंगे। सो इफ न्यू डॉट मार्क्स लेस देन 0 देन, ठीक है, अब हम नोटिस डिस्प्ले कर देंगे कि अगर लेस देन 0 तो रेज नोटिस 2 times single inverted comma, enter the valid marks entry। ठीक है, ये 2 times सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट किया हमने, यहाँ पे एंटर किया, जो इफ किया था उसको एंड करना ही पड़ता है हमेशा, सो एंड इफ किया, और इसके बाद ये फंक्शन को हमने एंड कर दिया। ठीक है, बस वेरी सिंपल, देखो 3-4 लाइन का सिर्फ कोड है ट्रिगर का, यही हर बार आपको करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मार्क्स बोला है तो यहाँ पे न्यू डॉट मार्क्स लिखना पड़ेगा, दूसरे किसी क्वेश्चन में ट्रिगर है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसके साथ और एक चीज आपको करनी पड़ती है, यहाँ पे PLPG में, यहाँ पे अपने ट्रिगर लिखा तो एक्चुअल ट्रिगर भी आपको करना पड़ता है। ठीक है, सो क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम आपने लिखा टी मार्क्स, मार्क्स के लिए तो आप जो चाहिए वो नाम दे सकते हो, टी मार्क्स बिफोर इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के लिए बोला तो इंसर्ट, डिलीट के लिए बोला होगा उन्होंने तो डिलीट, अपडेट के लिए बोला होगा तो अपडेट लिखेंगे यहाँ पे। अभी उन्होंने इंसर्ट ऑपरेशन के लिए बोला है तो हमने इंसर्ट लिखा। ऑन, ऑन के बाद यहाँ पे टेबल का नाम आता है, सो टेबल का नाम है स्टूडेंट सब्जेक्ट फॉर ईच रो, मतलब हर रो के लिए ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर रो के लिए ये काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे होती है एग्जीक्यूट प्रोसीजर। अभी यहाँ पे PGSQL में क्या होता है कि आपने फंक्शन लिखा है ना ऊपर, लेकिन इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में उसको प्रोसीजर लिखना पड़ता है उसका नाम। ठीक है, सो FT मार्क्स, ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा हमें रन करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूँ। ठीक है,
टर्मिनल में। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो कोड हमने लिखा, जो क्रिएट फंक्शन वाला, उसके बाद एंड के बाद मैंने लैंग्वेज PLPG SQL सेमीकोलन, एंड के बाद मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से एंड किया, क्योंकि हमने यहाँ पे एज पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया था। तो क्रिएट फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्रिएट ट्रिगर का जो लिखा था उसको भी हम अब रन करेंगे। ओके, तो आपने देखा होगा अभी क्रिएट फंक्शन के बाद मैंने अभी ये जो कोड हमने लिखा है उसमें टेक्स्ट एडिटर में, वो मैंने यहाँ तक पेस्ट किया। और ये क्रिएट ट्रिगर, ठीक है, मतलब ये फंक्शन क्रिएट हुआ और ये ट्रिगर क्रिएट हुआ। तो ट्रिगर के लिए आपको दो कोड लिखने पड़ते हैं, एक तो फंक्शन और खुद ट्रिगर। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेबल का नाम, रो का नाम, कॉलम का नाम, ये सारी चीजें सिर्फ चेंज हो सकती है। ठीक, सो अभी इसको रन करेंगे। अब रन कब होगा, जब इंसर्ट क्यूरी आप लिखोगे ना, क्योंकि उसने इंसर्ट क्यूरी के लिए ये ट्रिगर बना के रखा है। सो इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में था, ऑन स्टूडेंट सब्जेक्ट। ठीक है, सो ओके, ऑन स्टूडेंट सब वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज। ठीक है, अब हम जानबूझ के यहाँ पे इनवैलिड वैल्यूज डालेंगे, किस चीज के लिए, मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हमें पता है उसमें क्या क्या चीज है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें पता है कि रोल नंबर, उसमें टेबल में रोल नंबर 3 और 4 के लिए हमने 1113 सब्जेक्ट असाइन नहीं किया है। ठीक है, तो हम उसमें अभी वो असाइन कर दें। तो रोल नंबर 4, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट कोड 1113 और कॉमा करके, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज होती है कि जो ऊपर वाले टेबल में जो रोल नंबर है उसमें से ही आपको रोल नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, आप वहां पे, मतलब यहाँ पे आप रोल नंबर 6 इंसर्ट कर रहे हो, और वहां पे टेबल में जो, जिसमें प्राइमरी की जो फॉरेन की है ना, ये 4, मतलब ये इस जो स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल है, इसमें जो रोल नंबर है वो फॉरेन की है, किसकी, वो रेफर कर रही है स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर है उसको। तो इसीलिए उसमें जो वैल्यू है वो इसमें आनी, मतलब यहाँ पे जो आप वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहे हो स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल में, वो वैल्यू उसमें अवेलेबल चाहिए टेबल में। ठीक है, तो इसलिए मैंने 4 लिया है। और 4 के लिए मुझे पता है 1113 वहां पे नहीं था अवेलेबल, तो मैं जस्ट ट्राई करने के लिए मैं ये डेटा यूज कर सकता हूँ। तो 1113, और मार्क्स में जानबूझ के डालता हूँ -5। ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। ठीक है, अभी देखो ये ट्रिगर हमारा रन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंटर दी वैलिड मार्क्स एंट्री। क्या किया है उसने, एंटर दी वैलिड मार्क्स एंट्री, कंट्रोल रीच्ड एंड ऑफ ट्रिगर, प्रोसीजर विदाउट रिटर्न। ठीक है, तो इसने रोक दिया है इस इंसर्शन क्यूरी को। हमने भले ही क्यूरी बराबर लिखी, लेकिन हमने उसके पहले ट्रिगर बना के रखा था कि मार्क्स अगर गलती से माइनस में टाइप हो गए तो फिर यहाँ पे ट्रिगर शो होना चाहिए और एंट्री नहीं होनी चाहिए। ओके, ओके, सो ओके, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने चेक किया है कि हमने जो इंसर्शन ऑपरेशन किया है उसने हमें एरर तो दिया, मतलब हमने हमें नोटिस तो दी कि एंटर दी वैलिड मार्क्स एंट्री, लेकिन गलती से वो रो तो नहीं एंटर हो गया उसने। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि 4 के लिए 1113 डेटा नहीं हुआ है, तो ट्रिगर ने उसको रोक दिया है और हमें मैसेज भी दिया है। ठीक है, सो यू कैन सी दी कोड वंस अगेन हियर। ठीक है, यहाँ पे ये हमने पहले फंक्शन क्रिएट किया, उसमें ट्रिगर का जो भी कंडीशन था वो हमने डाल दिया, न्यू डॉट मार्क्स लेस देन 0 लाइक दैट, और एक्चुअल क्रिएट उसके बाद क्रिएट हमने किया। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, so this is your first sleep. Okay, and we will solve the next sleep in the next video. I hope you I hope you understood it very well. Okay, so now I'm going to end this session.